रात हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद इंपीरियल गार्ड के शूरवीर गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और जो कुछ हुआ था उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में फैल गईं। गुफा का प्रवेश द्वार शूरवीरों से भरा हुआ था और जमीन पर ग्नोल लाशों का पहाड़ था। यह देखकर शूरवीरों को झटका लगा कि किसी ने इतने सारे ग्नोल को मार डाला है। हुड पहने हुए विकिर ने उन्हें चुपचाप शांत निगाहों से देखना शुरू कर दिया। ग्नोल गांव को वश में करने का अभियान इंपीरियल गार्ड के आगमन के साथ समाप्त हुआ। जब वे पहुंचे तो मिस योरुबोरोस बहुत सारा धन छोड़कर गायब हो गई थी। गाड़ियों की मदद से शूरवीरों ने सोने के सिक्कों से बैग भरना शुरू कर दिया ताकि उन्हें गुफा से बाहर ले जा सकें। आधी रात को उन्होंने सभी सिक्कों को अपनी गाड़ियों में लाद लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह इंपीरियल गार्ड ने सारी लूट जब्त कर ली। दिन का समय हो चुका था और मिनीपिन के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद विकिर, जिसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरे 2 बैग थे, प्रकट हुआ और प्रसन्नता से उसने बताया कि यह वह धन है जो उसने लूट का माल बेचने और ग्नोल को नष्ट करने के अभियान के लिए पर्याप्त इनाम प्राप्त करने के बाद प्राप्त किया था। पट्टियों से भरे शरीर के साथ बिस्तर पर लेटे मिनीपिन की आंखें शांति से चमकने लगीं और वह चुपचाप सोचने लगा। विकिर ने मिनीपिन की ओर देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बताया कि आग और धुएं की गर्मी ने चमड़े को खराब कर दिया था, लेकिन उसने हड्डियां, दांत और पंजे बड़ी रकम में बेच दिए थे। यह सुनकर मिनीपिन अपने विचारों से बाहर आया और उसका ध्यान विकिर पर केंद्रित हो गया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विकिर कुर्सी पर बैठ गया और चिंतित भाव से अपने घावों के बारे में पूछा। मिनीपिन ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा, हमारे लड़के की ओर मुड़ा और एक ईमानदार नजर से बताया कि हर जोड़ में दर्द है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि एक बार ठीक हो जाने के बाद उसे सामान्य जीवन जीने में कोई समस्या नहीं होगी। यह सुनकर विकिर को एहसास हुआ कि मिनीपिन ग्रेजुएट की रैंक तक क्यों पहुंच गया था। विकिर ने मिनीपिन को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया, जो उसकी गोद में गिर गया। यह एक उपहार था। मिनीपिन ने थैला खोला और देखा कि यह चमकदार सोने के सिक्कों से भरा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। विकिर ने अभियान के दौरान मिनीपिन की मदद और चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए भुगतान के रूप में एक अच्छी रकम शामिल की थी, क्योंकि वह जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह कुछ समय तक काम करने में सक्षम नहीं होने वाला था। मिनीपिन जमीन पर देखने लगा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब खिड़की से कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी तो उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा कि क्या अब विकिर अकादमी वापस जा रहा है। शांत भाव से विकिर ने सिर हिलाया। मिनीपिन ने विकिर की आंखों में देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। वह खुश था कि वह बस एक पल के लिए ही सही बास्करविले के नायक के बगल में था। विकिर का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा और भ्रम से चमकने लगीं। हमारे लड़के को याद आया कि मिनीपिन राक्षस पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ जानता था और यह सुनकर मिनीपिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और गर्व भरी मुस्कान के साथ बताया कि अपनी युवावस्था में उसने पूरे महाद्वीप की यात्रा की थी, इसलिए वह राक्षसों की आदतों, उनके घोंसलों के स्थान, साथ ही उपप्रजातियों, प्रकारों, उपप्रकारों और श्रेष्ठ प्रजातियों को पूरी तरह से पहचान सकता था। खोई हुई निगाहों से विकिर कुर्सी से उठा, मिनीपिन की ओर पीठ की और चलने लगा। यह देखते ही मिनीपिन का ध्यान हमारे लड़के पर गया और उसकी आंखें भर आईं। जब विकिर ने उसे यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो मिनीपिन की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं।
विकिर ने अपना सिर घुमाया और खुशी भरी निगाहों से यह स्पष्ट कर दिया कि उसे फिर से उसकी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। मिनीपिन चुपचाप विकिर को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसी समय अकादमी में प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। उनकी मेज पर कागजों का पहाड़ भरा हुआ था। वे थोड़े गुस्से में थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अकादमी का सारा काम खुद ही करना होगा। जब वे विचलित थे तो किसी ने उनके कार्यालय का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। वेंसी मॉर्ग अपनी तंद्रा से बाहर आए, अपना सिर उठाया और उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। यह डॉलर्स थे, जिनके हाथ में कई याचिकाएं थीं। भ्रमित नजर से वेंसी मॉर्ग ने पूछा कि वह क्यों आई है। डॉलर्स की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसने बताया कि वह उन सहपाठियों के बारे में बात करने आई थी जिन्हें छात्रवृत्ति में मदद की जरूरत थी। वह वेंसी मॉर्ग की डेस्क के पास गई और उसे याचिकाएं दिखाने लगी। एक जिज्ञासु नजर से प्रोफेसर ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और डॉलर्स ने समझाया कि ये उन छात्रों की याचिकाएं थीं जो पारिवारिक समस्याओं के कारण अगले सेमेस्टर को जारी नहीं रख पाएंगे। याचिकाओं में उन लोगों का डेटा शामिल था जो अच्छे ग्रेड बनाए नहीं रख सकते थे क्योंकि वे अंशकालिक काम करते थे, और उन लोगों का जो काम करने से बचते थे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। वह शिक्षक को गंभीर दृष्टि से देखने लगी और यह स्पष्ट कर दिया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि ऐसे छात्रों की एक बड़ी संख्या थी जो अमीर परिवारों से होने के बावजूद अपने दस्तावेजों में जालसाजी करके ऐसा दिखाते थे कि वे गरीब परिवारों से हैं और इस तरह धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति प्राप्त करते थे। उन छात्रवृत्तियों को वापस लेना और उन्हें उन छात्रों में पुनः वितरित करना आवश्यक था जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता थी। वेंसी मॉर्ग्यू उसे घूरने लगा और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। धीरे धीरे उसका धैर्य खत्म होता जा रहा था। वह अपनी उंगली से डॉलर्स की ओर इशारा कर रहा था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि छात्रवृत्ति स्कूल के नियमों के अनुसार दी गई थी। छात्र परिषद की अध्यक्ष के रूप में उसे ही उन नियमों का सम्मान करना था और उन्हें लागू करना था। गुस्से से भरी निगाह से उसने अपना हाथ मेज पर रखा और प्रोफेसर से उन वंचित छात्रों की फिर से समीक्षा करने को कहा जिन्हें नियम अनदेखा कर रहे हैं। वेंसी मॉर्ग को यह देखकर गुस्सा आया कि वह कह रही थी कि उसे काम 2 बार करना होगा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। डॉलर्स ने स्पष्ट किया कि छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में छात्रों की कठिनाइयों के लिए आवाज उठाना उनका दायित्व था। क्रोधित भाव के साथ वेंसी मॉर्ग ने सवाल किया कि उसे 2 बार काम करने के बोझ की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह जानते हुए कि वह कोई ऐसी नहीं थी जो उसका वेतन दोगुना कर देगी। धीरे धीरे डॉलर्स का धैर्य भी खत्म होने लगा। यह देखकर उसकी आंखें तिरस्कार से चमकने लगीं कि वेंसी मॉर्ग परेशान थी क्योंकि उसे काम 2 बार करना पड़ा। उसने अपने हाथ मेज पर रख दिए। वह वेंसी मॉर्ग को ध्यान से देखने लगी और यह स्पष्ट कर दिया कि यह छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला मामला था। कमरे में तनाव बढ़ने लगा और तभी हमारे लड़के ने कार्यालय का दरवाजा खोला। वेंसी मॉर्ग और डॉलर्स का ध्यान विक्कीर पर केंद्रित था और उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि वह वहां क्या कर रहा था। हमारा लड़का, जो सोने के सिक्कों से भरा एक थैला पकड़े हुए था, शांत भाव से देखने लगा। यह देखकर कि वह बिना दरवाजा खटखटाए ही प्रोफेसर के दफ्तर में घुस गया था, वेंसी मॉर्ग ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके माता पिता ने उसे घर पर शिष्टाचार नहीं सिखाया है। यह सुनकर विक्कीर को अपने पिता और उनके द्वारा सिखाए गए शिष्टाचार याद आने लगे और एक मुस्कान के साथ यूगो ने कहा कि परिवार का आदर्श वाक्य मजबूत का सम्मान करना है। विक्कीर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा।
जिससे डॉलर्स को कुछ उलझन महसूस हुई। वेंसी मॉर्ग ने अपना चेहरा छूना शुरू किया, अपनी आंखें बंद की और पूछा कि विक्कीर क्यों आया है, यह नहीं जानते हुए कि क्या वह भी छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत करने आया है। भ्रमित नजर से विक्कीर अपनी मेज की ओर चलने लगा। डॉलर्स का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक उत्सुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। विक्कीर ने सिक्कों का थैला वेंसी मोरग्यू की मेज के ऊपर रख दिया। प्रोफेसर का ध्यान थैले पर था और उसका मन जिज्ञासा से भर गया। हमारे लड़के ने थैला खोला, जिसमें चमकदार सोने के सिक्के थे। गंभीर नजर से उसने प्रोफेसर को देखना शुरू किया और बताया कि वह अपनी ट्यूशन फीस भरने आया था। चमकदार सोने के सिक्के देखकर वेंसी मोरग्यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। संदिग्ध नजर से उसने पूछा कि विक्कीर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। हमारे लड़के ने अपना चश्मा ठीक किया और बताया कि उसने ग्नोस के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया था। संयोग से आराम करते समय उसने जो आग जलाई थी वह ग्नोस की गुफा पर गिर गई और झुंड पूरी तरह से नष्ट हो गया। वेंसी मोरग्यू ने अपने हाथ मेज के ऊपर रखे और खड़ा होने लगा। उसके अनुसार इसका कोई मतलब नहीं था। शांत दृष्टि से विक्कीर ने कहा कि वेंसी मॉर्ग मिनी पिन से पूछ सकता है, जो उसके साथ गाइड था, और यह भी पूछा कि क्या इस राशि से वह अगले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस भर पाएगा। वेंसी मॉर्ग ने सोने के सिक्कों को ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी आंखें जिज्ञासा से फैल गईं। उसने कई सोने के सिक्के उठाए और उन्हें टेबल के ऊपर रख दिया, यह उल्लेख करते हुए कि यह पर्याप्त से अधिक है। विक्कीर एक ही भुगतान में एक बार में सभी 4 वर्षों के लिए पूरी ट्यूशन फीस दे सकता है। विक्कीर ने जमीन पर देखना शुरू किया और कहा कि बाकी पैसे भी ट्यूशन फीस के लिए हैं। डॉलर का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और वह पसीने से तरबतर हो गई। गंभीर दृष्टि से वेंसी मॉर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया कि बची हुई राशि केवल ट्यूशन फीस के लिए बहुत अधिक थी। उसे नहीं पता था कि हमारा लड़का बिल्डिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था या नहीं। उसके अनुसार विक्कीर एक प्रोफेसर बनने का लक्ष्य बना रहा था, न कि छात्र पद के लिए। शांत भाव से विक्कीर ने वेंसी मॉर्ग से कहा कि बाकी पैसे उन छात्रों के लिए इस्तेमाल किए जाएं जो अपनी ट्यूशन फीस नहीं भर पाए हैं। यह सुनकर डॉलर्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसे यकीन नहीं हुआ। भ्रमित निगाहों से वेंसी मॉर्ग ने सवाल किया कि क्या विक्कीर वाकई छात्रवृत्ति के लिए यह सारा पैसा दान करने का इरादा रखता है। विक्कीर ने सिर हिलाया। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन एक शर्त के तहत ऐसा कहा। इस पैसे को प्राप्त करने की शर्त यह थी कि छात्रों को अनाथालय में एक निश्चित संख्या में स्वयंसेवक घंटे पूरे करने होंगे। शांत भाव से वेंसी मॉर्ग ने अपनी उंगली से विक्कीर की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह छात्रवृत्ति को कोई नाम देना चाहता है, और इसे विक्कीर छात्रवृत्ति कहने का सुझाव दिया। हमारा लड़का गुमनाम रहना चाहता था, इसलिए उसने छात्रवृत्ति को पेरी छात्रवृत्ति कहने का फैसला किया। यह सुनकर डॉलर्स की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई। दृढ़ निश्चय से चमकती आंखों के साथ विक्कीर ने वेंसी मॉर्ग से छात्रवृत्ति को पेरी छात्रवृत्ति कहने के लिए कहा। बहुत देर हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था और अकादमी में कहीं छात्र परिषद कक्ष था। इस कमरे में अध्यक्ष डॉलर्स और अन्य लोग थे। छात्रों ने सुना था कि इस बार एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति प्रायोजक सामने आया है। उनके अनुसार यह अविश्वसनीय था क्योंकि अब कोई अनाथालय में स्वयंसेवक कार्य करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा जाता था कि कुलीन और शक्तिशाली परिवारों को छात्रवृत्ति से बाहर रखा जाता था। डॉलर ने अपने हाथ जोड़े और चुपचाप सोचने लगी।
कोई नहीं जानता था कि वह गुमनाम दाता कौन था जिसने अकादमी में वंचित छात्रों की जान बचाई थी। जिज्ञासा से भरी आंखों से वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि विक्कीर की असली पहचान क्या थी। वह विक्कीर और अन्य लोगों की कल्पना करने लगी। हमारे लड़के ने लिखित मध्यावधि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और व्यावहारिक भाग में भी शीर्ष स्थान पर था। वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ छात्र था, दोष रहित और अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध रखता था। उसे याद आने लगा कि जब विक्कीर वेंसी मुर्दाघर के कार्यालय में था तो उसे पता था कि चश्मे के पीछे छिपी आंखें ठंडी लग रही थीं, लेकिन वह यह नहीं जान सकती थी कि विक्कीर के अंदर क्या था। उसके दिमाग में पेरी के साथ बैठे विक्कीर की छवि उभरी। पेरी एक लड़की थी जो दंतालियन के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हो गई थी और विक्कीर उसे अभी भी याद करता था। वह खड़ी हो गई और चलने लगी। उसके लिए यह स्पष्ट था कि विक्कीर के ठंडे बाहरी रूप के पीछे एक गर्म दिल छिपा हुआ था। उसकी आंखें प्यार से चमकने लगीं और वह खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई। वह विक्कीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और चुप रही। वह विक्कीर को देखना और उससे बात करना चाहती थी। घबराहट भरी आंखों से वह अपना हाथ दरवाजे के करीब लाने लगी। यह भावना जिम्मेदारी और कर्ज की थी, जैसे किसी ने डेंटालियन के खिलाफ लड़ाई के दौरान नाइटब्लड हाउंड के साथ पेरी का अंत देखा हो। तभी पिग्गी, जो अपनी गर्दन खुजला रहा था, ने दरवाजा खोला और डोलोरेस को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। डोलोरेस और पिग्गी चुप रहीं। उलझन भरी निगाहों से उसने पूछा कि विक्कीर कहाँ है। पिग्गी कमरे की ओर मुड़ी और एक ईमानदार भाव के साथ उसे एहसास हुआ कि वह विक्कीर की तलाश में आई थी। पिग्गी ने बताया कि उसे नहीं पता कि विक्कीर अब कहाँ है, क्योंकि वह हमेशा रात में भटकता रहता है। यह सुनकर डोलोरेस का ध्यान किसी चीज पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। पिग्गी ने उसके सिर को छूना शुरू किया, अपनी आंखें बंद कीं और घबराहट भरे भाव से स्वीकार किया कि कमरा खाली था, निचला हिस्सा विक्कीर का था। लेकिन वह वहां ज्यादा सामान नहीं रख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी समय वहां से निकल सकता था। डोलोरेस की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। पिग्गी ने अपना सिर घुमाया और एक ईमानदार भाव से स्वीकार किया कि विक्कीर के पास कुछ है और एक रूममेट के रूप में उसे चिंता थी कि वह चला जाएगा। एक बार जब पिग्गी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। डोलोरेस कमरे से बाहर चली गई। उसने अपनी पीठ उससे मोड़ी और चलने लगी। पिग्गी ने उसके सिर को छूना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, जबकि सूरज की रोशनी दालान को रोशन कर रही थी। डोलोरेस दूर जाने लगी और वह सोच में पड़ गई कि क्या विक्कीर ही नाइटब्लड हाउंड है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। एम्पायर में कहीं ट्रेन स्टेशन था जो लोगों से भरा हुआ था। यह ट्वैंगो स्टेशन था और प्लेटफॉर्म नंबर 999 पर बियांका थी, जिसने गर्मियों की पोशाक और टोपी पहनी हुई थी, जबकि उसके कंधे पर उसका पर्स था। दूसरे हाथ से उसने अपना कैरीन सामान पकड़ा हुआ था। वह खुद को शर्माने और मुस्कुराने से नहीं रोक पाई क्योंकि उसे अकादमी छोड़े हुए काफी समय हो गया था। उसके पीछे सांचो, ट्यूडर, सिंक्लेयर और पिग्गी थे, जिन्होंने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी। भ्रमित भाव के साथ ट्यूडर ने कहा कि अगर कोई उन्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि वे किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पर जा रहे हैं। उसने बियांका से कहा कि वह यह न भूले कि वे लड़ने जा रहे हैं। शांत भाव से उसने कहा कि तब तो कम से कम उन्हें थोड़ा तनाव तो होना चाहिए। फिर वह अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करने लगी। उनसे कुछ दूर छात्रों का एक समूह आपस में बातें कर रहा था।
बियांका ने अपनी उंगली से उनकी तरफ इशारा करना शुरू किया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वैसे भी इस ओलंपिक उत्तरजीविता प्रतियोगिता में उनकी कोलोसियो अकादमी फिर से सर्वश्रेष्ठ होने जा रही थी। ओलंपिक उत्तरजीविता प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। यह एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां साम्राज्य की 4 सबसे प्रतिष्ठित अकादमियां एकत्रित हुईं। पहली कुलीन अकादमी थी। कोलोसियो अकादमी को सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त थी। फिर बूट कैंप वरंगियन था, जो तलवार, भाले, कुल्हाड़ी और धनुष जैसे हाथापाई हथियारों में विशेषज्ञता वाले योद्धाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र था। संरचना में कोलोसियो अकादमी के समान एक अकादमी, एक शैक्षिक प्रणाली भी भाग लेगी, लेकिन केवल महिलाओं से बनी होगी, जिसे मिसेरा महिला विश्वविद्यालय कहा जाता है। अंत में इस संस्करण का मेजबान था एक पूर्वी अकादमी जो जादू के मार्ग का अनुसरण करने वालों को एक साथ लाती थी, जिसे विजार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या मैजिक टावर के रूप में जाना जाता है। ट्यूडर का ध्यान बियांका पर केंद्रित था और एक जिज्ञासु नजर से उसने पूछा कि क्या इस बार मुख्यालय मैजिक टावर था। बियांका ने उसकी ओर मुड़कर शांत भाव से सिर हिलाया और बताया कि मुख्यालय महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में डोरस्माइल में था। जहां मैजिक टावर स्थित था, वह विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। जब वे स्टेशन से गुजर रहे थे, तो लाउडस्पीकर बजने लगा, जिससे पता चला कि कॉन्टिनेंटल सर्किट ट्रेन स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। अगला स्टेशन हवांगडो, शाही राजधानी हवांगडो स्टेशन था। वे ट्रेन की पटरियों के पास पहुंचे और ट्रेन के बारे में सोचने लगे। सांचो, बियांका और सिंक्लेयर की आंखें खुशी से चमकने लगीं, जबकि दूसरी ओर ट्यूडर और पिग्गी के जबड़े आश्चर्य और विस्मय में खुले रह गए। ट्रेन तेज गति से पहुंची, यह नीला धुआं छोड़ रही थी और इसके सामने एक शक्तिशाली जादुई घेरा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पिग्गी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं, क्योंकि यह पहली बार था जब वह जादुई ट्रेन में सवार होने जा रहा था। सांचो ने अपनी कमर पर हाथ रखा और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बताया कि जब वह नामांकन के लिए आया था, तब वह इस ट्रेन में पहले भी एक बार सवार हो चुका था। जब पिग्गी हैरानी से ट्रेन को देख रहा था, तब बियांका ने अपनी उंगली से उन पर इशारा किया और उनसे मूर्खतापूर्ण चेहरा न बनाने को कहा। यह सुनते ही सभी का ध्यान उसकी ओर गया और उनकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से बियांका ने उंगली दिखाना शुरू किया और बताया कि इस ट्रेन में वरंगियन अकादमी और मासिरा वुमन यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे, जो पिछले स्टेशन पर पहले ही चढ़ चुके थे। उसके अनुसार वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को खुद को कमतर आंकने की अनुमति नहीं दे सकते थे। जब वे बात कर रहे थे, तो कई छात्र ट्रेन से उतर गए। उनमें एक आदमी था जिसके चेहरे पर चोट का निशान था और एक महिला थी। पिग्गी और बाकी लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित था। कुछ ही देर बाद वरंगियन अकादमी के छात्र गंभीर भावों के साथ ट्रेन से उतरने लगे और फिर मुस्कुराते हुए मासिरा महिला विश्वविद्यालय की लड़कियां भी ट्रेन से उतर गईं। सभी लोग कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए स्टेशन की दुकान पर गए। पिग्गी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक सभी लोग ट्रेन से उतर गए थे। ट्यूडर, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, उन्हें देखने लगा और एक गंभीर भाव के साथ उसने देखा कि यह देखकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था कि सभी लोग दुकान पर खरीदारी करने के लिए उतर गए थे। ट्यूडर ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि बूट कैंप वरंगियन के छात्र सांचो को देखकर अपने दांत पीस रहे होंगे। भ्रमित नजर से पिग्गी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पूछा कि वे सांचो को देखकर अपने दांत क्यों पीस रहे होंगे।
सांचो, जो उसके बगल में खड़ा था, मुस्कुराने लगा और उसकी आंखें चमकने लगी। ट्यूडर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ बताया कि सांचो ने वरंगियन बूट कैंप की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और फिर कोलोसियो अकादमी में प्रवेश किया था। सांचो की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि जब बात लड़ाई की आती थी वह हमेशा तैयार रहता था। जब वे बात कर रहे थे, बियांका उनके पास आई और पूछा। सिनक्लेयर को पता था कि वह गंभीर संकट में है या नहीं। यह सुनकर सिनक्लेयर का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बियांका को याद आया कि उसने मैजिक टावर की प्रवेश परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था और मिसिरो वुमन यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सिनक्लेयर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और टमाटर की तरह लाल हो गया। वे ट्रेन में चढ़ गए। प्रथम स्थान पर होना हमेशा उसे परेशान करता था, क्योंकि अगर कोई अच्छा करता तो कम से कम वह बराबरी कर सकता था और अगर नहीं तो वह हार जाता। पिग्गी, जो ट्रेन का टिकट पढ़ रही थी, ट्रेन के गलियारे से नीचे चलने लगी। ट्यूडर, जो उसके पीछे था, ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह ज्यादा चिंता न करे। चूंकि असली इक्के तीसरे वर्ष के छात्र थे, इसलिए डेटा के अनुसार 50 तीसरे वर्ष के छात्र, 30 दूसरे वर्ष के छात्र और 20 प्रथम वर्ष के छात्र होने वाले थे। सांचो और अन्य लोग चुपचाप ट्यूडर की बात सुनने लगे। शांति से चमकती आंखों के साथ ट्यूडर ने विभिन्न जादुई वस्तुओं की कल्पना करना शुरू कर दिया। उनमें से एक किताब, एक तलवार, एक खंजर और एक हार था। उसे याद आया कि ऐसा कहा जाता था कि अगर वे इस प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में रैंक करने में कामयाब रहे तो वे सभी 4 अकादमियों द्वारा साझा किए गए गोदाम से एक खजाना चुन सकते थे। उसने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि उसे कम से कम एक खजाना मिले। वे अपनी सीटों पर पहुंचे, अपने सूटकेस रखे और बैठने के लिए तैयार हो गए। ट्यूडर के लिए यह शर्म की बात थी कि विकर उनके साथ नहीं आया था। ट्यूडर सीट पर बैठ गया, अपनी बाहें क्रॉस की और एक आह भरी, क्योंकि एक बार फिर विकर ने उन्हें दूसरे लड़कों के साथ टीम में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बगल में बैठे सांचो का ध्यान उस पर केंद्रित था। एक मुस्कान के साथ उसने उल्लेख किया कि ऐसा कहा जाता था कि विकर की पहले से प्रतिबद्धता थी, इसलिए इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि विकर अपने वादों को महत्व देता है, जिससे हमारा लड़का प्रशंसा के योग्य लगता है। बियांका, जिसने अपना सिर अपने हाथों पर टिका रखा था, एक तरफ देखने लगी और उसे याद आया कि विकर की सीट एक अलग गाड़ी में थी। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या उसे अन्य अकादमियों के छात्रों से परेशानी होगी। यह सुनकर सिंक्लेयर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्यचकित हो गया। अब उसे विकर की भी चिंता थी। केगी ने पलटकर देखा और उसका चेहरा पसीने से भर गया। वह घबरा गया, क्योंकि अन्य अकादमियों की चिंता से ज्यादा वास्तव में उसे इस बात की चिंता थी कि वह लड़का विकर के साथ था। उसी समय दूसरी ट्रेन की गाड़ी में बैंगनी बालों वाला एक लड़का था, जिसकी निगाहें खोई हुई थीं। लड़का अपनी सीट पर बैठ गया और फर्श को देखने लगा। यह लेविथान का ग्रैनुल था, रिकुडोकम लेविथान परिवार का तीसरा बेटा, जो साम्राज्य के 7 महान घरों में से एक था। वह अपने कबीले के भीतर सबसे महान प्रतिभा के रूप में प्रशंसित होकर बड़ा हुआ था और अब तक उसने कभी किसी को उससे आगे निकलने की अनुमति नहीं दी थी। चेरी के पेड़ के नीचे सिंक्लेयर थी और ग्रैनुल उसे दूर से देख रहा था। उसने प्रवेश परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और ग्रैनुल को रौंदने वाला व्यक्ति सिंक्लेयर नाम का एक सामान्य व्यक्ति था, जिसका कोई उपनाम या वंश नहीं था। ग्रैनुल ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और खुद को शर्माने से नहीं रोक सका।
यह एक निम्न वर्ग के सामान्य व्यक्ति के हाथों उसकी पहली हार थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रैनुल के दिल में एक अजीब सी भावना पनपने लगी। खुशी से चमकती आंखों के साथ सिंक्लेयर चेरी की पंखुड़ियों पर विचार करने लगा। वह भावना उसी क्षण से पैदा हुई थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसके सफेद बाल जो ध्यान आकर्षित करते थे, उसकी बेदाग त्वचा, हिरण जैसी उसकी बड़ी आंखें, उसकी नाजुक और सुरीली नाक और होंठ। जब वह विचलित थी, ग्रैनुल और उसके आदमी उसे प्यार से देख रहे थे। यह उस क्षण था जब उसने अपने दिल में पाया कि वह उससे प्यार करता है, हालांकि उसने इसका दृढ़ता से खंडन किया। यह एक अपरिहार्य तथ्य था। वह उसके पास गया, अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए उसे पुकारा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे कोई टीम मिल गई है। हैरान नजरों से उसने पलटकर देखा। उसने धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश की और खुद को धिक्कारते हुए कि वह आम आदमी की तरह तीखे शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा किया। उसने उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। यह सुनते ही सिंक्लेयर की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वह किसी की ओर हाथ हिलाने लगी। खुशी से भरी नजरों से वह दौड़ने लगी और ग्रैनुल के पास से गुजरी। यह देखकर उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह अपने दांतों को कसकर भींचने और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। उनके पीछे विक्कीर खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। सिंक्लेयर ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगी। उसी समय जिस ट्रेन की गाड़ी में ग्रैनुल था, वहां विक्कीर और बास्करविले के 3 बच्चे भी थे। ग्रैनुल ने थकान के कारण अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक उलझन में था। जैसे ग्रैनुल घर पर हो, उसने अपने पैर विक्कीर के घुटनों पर टिका दिए। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ग्रैनुल ने विक्कीर को घृणा भरी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि सिंक्लेयर विक्कीर की ओर क्यों आकर्षित हुआ। उसने सोचा कि इसका कारण यह था कि दोनों निचले तबके से थे। वह जानता था कि इस बार उसे विक्कीर को पूरी तरह से कुचलना था और इसी कारण से वह उसकी टीम में शामिल हुआ था। विक्कीर चुपचाप एक तरफ देखने लगा। ग्रैनुल ने अपने कपड़ों के नीचे रखी बोतल निकालनी शुरू की और गुस्से से भरी निगाहों से यह स्पष्ट कर दिया कि वह टीम का नेता बनने जा रहा है, और उसने पूछा कि क्या विक्कीर को कोई आपत्ति है। शांत निगाहों से विक्कीर ने बताया कि उसे केवल इस बात की परवाह है कि ग्रैनुल अपना काम अच्छी तरह से करे, और यह भी पूछा कि उसने अपने पैरों को अपने घुटनों पर क्यों टिकाया हुआ है। तीनों की आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई विक्कीर का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है। ग्रैनुल ने कहा कि वह अपने पैरों को फैलाना चाहता था, लेकिन उसे उन्हें आराम देने के लिए कहीं और चाहिए। उसने विक्कीर को आम आदमी कहा और पूछा कि क्या उसे एक रईस के पैरों के सहारे होने में कोई समस्या है। तीनों ने अपने दांत कस लिए और उनकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। ग्रैनुल ने पूछा कि क्या विक्कीर लड़ना चाहता था और क्या वह जानता था कि जहर दिए जाने का दर्द क्या होता है। ग्रैनुल ने बोतल से घूंट लेने की तैयारी की, अपनी उंगली से विक्कीर की ओर इशारा किया और एक उग्र निगाह से उसे कहा कि अब से उसके सामने न घूमे, क्योंकि अगर उसने कोई गलती की तो वह उसके शरीर में एक जहरीला कीड़ा डाल देगा। बुरी नजरों से चमकते हुए ग्रैनुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से जहर निकलने लगा। उसने फिर से विक्कीर को एक आम आदमी कहा और पूछा कि क्या वह समझ गया है। जब जहर उसके हाथ से निकल रहा था, विक्कीर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। हमारा लड़का खड़ा हो गया।
ग्रैनुल को अपने पैरों को घुटनों पर टिकाने से रोका और बाथरूम जाने का फैसला किया। विक्कीर ने अपनी पीठ मोड़ी और ग्रैनुल की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था। चमकती आंखों से विक्कीर ने दरवाजा बंद किया, अपनी उंगली उसके मुंह के पास रखी और एक गहरी नजर से ग्रैनुल को चुप रहने का आदेश दिया। क्रोध से चमकती आंखों से तीनों ने ग्रैनुल को पीटने के लिए तैयार किया। उसने अपने दांत कस लिए और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक पाया और सोचा कि विक्कीर पागल हो गया है। तभी तीनों ने ग्रैनुल का सिर पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखें भय और भ्रम में बड़ी हो गईं। बेचारा ग्रैनुल चिल्लाने लगा। विक्कीर ट्रेन की गाड़ी से बाहर निकला और चलने लगा। उसने माफी मांगी, लेकिन वह जानता था कि वह ग्रैनुल को हस्तक्षेप नहीं करने दे सकता। विक्कीर खिड़की से परिदृश्य पर विचार करने लगा, यह जानते हुए कि इस ओलंपिक उत्तरजीविता प्रतियोगिता में उन्हें बिना किसी असफलता के परिणाम प्राप्त करने थे। वह जानता था कि केवल शीर्ष 10 को साझा खजाने से एक कलाकृति लेने का अधिकार था। उस अधिकार के साथ उसे खजाने में प्रवेश करना था, क्योंकि उसे वहां मौजूद कलाकृतियों में से एक को नष्ट करना था। विक्कीर की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। वह एक चट्टान के ऊपर खड़ा था और एक राक्षसी आंख उसे गौर से देख रही थी। यह कलाकृति निर्जीव राक्षस थी, सातवीं कुलीन लाश चिलबंसी डेकाराविया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सातवीं कुलीन लाश का नाम डेकाराबिया था, जो एक चमकती हुई आंख के रूप में थी और एक अकार्बनिक प्रकार का दानव था। वह भी 10 कुलीन लाशों में से एक था, जिसकी असली पहचान विकार के समय में वापस आने से पहले ही उजागर हो गई थी। यह प्राणी अकादमी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खजाने के गोदाम के अंदर एक कलाकृति के रूप में मौजूद था और बाद में इसे राक्षसों द्वारा जगाया गया, जो विनाश के युग के दौरान उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत बन गया। विकार ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गंभीर निगाहों से जमीन को देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे जड़ को काटने का अवसर मिला और वह भविष्य की आपदा से बचने में सक्षम होगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। उसने शीर्ष 10 में प्रवेश करने, खजाने के गोदाम तक पहुंचने और डेकाराबिया को नष्ट करने का फैसला किया। विकार ट्रेन की गाड़ी में वापस आया जहां अन्य लोग थे और उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगा और उसका मजाक उड़ाने के बजाय ग्रैनुएल चुपचाप नीचे देखने लगा। उसने बोतल जमीन पर फेंक दी, विकर के सामने अपना सिर नीचे किया और बड़बड़ाने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी लार टपक रही थी। ग्रैनुएल पागलों की तरह अपना सिर इधर-उधर हिलाने लगा। विकर ट्रेन की बोगी में घुस गया और उसे शांत निगाहों से देखने लगा और फिर अपना सिर हिलाया। यह देखकर बास्करविले के तीनों बच्चों की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। वे विकर की ओर मुड़े और उसे अंगूठा दिखाया। दिन का समय था और ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। विकर को राहत महसूस हुई क्योंकि उसने अब एक ऐसे चर को हटा दिया था जो उसकी योजना में बाधा डाल सकता था। कई घंटे बाद ट्रेन रुकी और धूल उड़ने लगी। छात्र ट्रेन से उतरे और मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से बातें करने लगे। विकर और बास्करविले के तीनों बच्चे भी ट्रेन से उतर गए। जब हमारा लड़का चुपचाप सोच रहा था तो तीनों बच्चे थकान के कारण अपनी बाहें फैलाने लगे। कुछ ही देर बाद ग्रैनुएल भी थकी हुई निगाहों के साथ ट्रेन से उतर गया। विकर की आंखें खुशी से चमकने लगीं क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। शाम हो चुकी थी और वे खूबसूरत शहर डॉटस्माइल में थे, जो साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित था। शहर के बीच में एक मीनार थी। विकर का ध्यान मीनार पर था।
वह संरचना संकरी और ऊंची जादुई मीनार थी जो एक स्थानिक जादू में लिपटी हुई थी जिसे आधुनिक जादूगर भी नहीं समझ सकते थे। वह एंड्रोमेलियस रिंग की कल्पना करने लगा और आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या टॉवर में भी अंगूठी जैसी ही शक्तियां हैं। चमकदार बैंगनी अंगूठी में अवरोध पैदा करने की क्षमता थी। साम्राज्य के झंडे थामे कई आदमी दिखाई दिए। एक प्रसन्न भाव के साथ एक हरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बताया कि बहुत समय हो गया था। इस साल वह फिर से छात्रों के साथ उनकी अकादमियों के प्रतिनिधियों के रूप में फिर से मिला था। उसका ध्यान डोलोरेस पर था। जब उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं, उसने अपने हाथों को अपने पेट पर रखा और मुस्कुराने लगी। वह कोलोसियम अकादमी की प्रतिनिधि थी। गिरगियो, एक आदमी जिसने अपने सिर पर भेड़िए की खाल पहनी थी, ने अपनी बाहें पार की और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। वह बूट कैंप वरंगियन का प्रतिनिधि था। भूरे बालों वाली एक महिला ने अपनी कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगी। वह थीमेसिरा महिला विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि लवगुड थी। डोलोरेस उनके पास गई और मुस्कुराते हुए पूछा कि सब कैसे हैं। लवगुड, जिसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा था, उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी राय में वे पिछली बार की तरह ही दिख रहे थे। गिरगियो, जिसने अपनी बाहें पार की, ने बताया कि एक साल से थोड़ा कम समय हो गया था। हरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि 11 महीने 3 दिन 11 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड बीत चुके थे। गिरागियो की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे याद आया कि उसका नाम प्राउड एंड कनिंग था। उसके लिए उसका नाम अभी भी मजेदार था। प्राउड एंड कनिंग ने अपने चश्मे को छूना शुरू किया और गंभीर नजर से कहा कि मांसपेशियों से भरे दिमाग के लिए उसका नाम समझना मुश्किल है। वह मैजिक टावर का प्रतिनिधि था। बियांका का ध्यान उन पर टिका हुआ था और उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका नाम प्राउड एंड कनिंग था। डर और निराशा से भरे भाव के साथ सिंक्लेयर ने बताया कि मैजिक टावर में एक परंपरा थी जहां बड़े लोग छोटों को बपतिस्मा के उपनाम देते थे। उसने यह बताना जारी रखा कि जब वे उसे लिटिल सॉफ्ट कॉटन कहना चाहते थे, तो उसने कहा था कि वह मैजिक टावर में प्रवेश करना छोड़ देगा। उसके अनुसार उसका असली नाम होहेनहेन जैसा कुछ होना चाहिए। भ्रमित भाव के साथ प्राउड एंड कनिंग ने अपनी उंगली अपने कान में डाली और एक तरफ देखने लगा। उनका असली नाम फिलिपस ऑरियोलस थियोफ्रेस्टस बॉम्बेस्टस वॉन होहेनहेन था। लेकिन गर्व और चालाक शब्द ज्यादा बेहतर लगे। पिग्गी, जो एक किताब पढ़ रही थी, उनके पास आई और आश्चर्यचकित भाव से टिप्पणी की कि वहां मौजूद प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधि सभी इतने मजबूत थे कि उन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता था। समयबद्ध। उसकी आवाज सुनकर बियांका और सिंक्लेयर का ध्यान पिग्गी की ओर गया और उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। जबकि गिरगियों की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, वह मुस्कुराने लगा। ऐसा कहा जाता था कि वारंगियन बूट कैंप के प्रतिनिधि गिरगियो ने अपने पहले वर्ष में सभी चौथे वर्ष के छात्रों को बाहर कर दिया था और अकादमी पर नियंत्रण कर लिया था। एक अफवाह यह भी थी कि उसके दादा दादी एक बर्बर जनजाति के थे जो एडेका और हेक के पहाड़ों में रहते थे। फिलिपस ने एक शांत मुस्कान दिखानी शुरू कर दी। मैजिक टावर का प्रतिनिधि पूरे विश्वविद्यालय लीग के दौरान राष्ट्रपति डॉलर्स के खिलाफ एक बार भी नहीं हारा था। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास इतनी प्रतिभा थी कि स्नातक होने के बाद वह स्वचालित रूप से मैजिक टावर में एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो जाएगा और टावर का सबसे कम उम्र का मास्टर बनने का लक्ष्य रखेगा। लवगुड, जिसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा था, बाकी सभी को घूरने लगी।
मिसेरा महिला विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि न केवल अपने कौशल के लिए बल्कि लोगों पर हावी होने के अपने करिश्मे के लिए भी जानी जाती थी, इसलिए उसे मिसेरा का शिखर कहा जाता था। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध थिएटर कंपनी में एक नर्तकी के रूप में सक्रिय थी। उत्सुक नजर से पिगी ने पुस्तक की सामग्री को पढ़ना शुरू किया। उसने जो पढ़ा उसके अनुसार संभवतः इस टूर्नामेंट में फिलिपस होहेनहेम और गेरागियो पहले और दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जबकि राष्ट्रपति डॉलर्स तीसरे स्थान पर होंगे। पुस्तक में यह भी सुझाव दिया गया था कि चौथे स्थान पर मिसेरा से लवगुड होगा। सिंक्लेयर ने चुपचाप पिगी को देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। भ्रमित नजर से बियांका ने पूछा कि पिगी को यह सारी जानकारी कहाँ से मिली। तभी किसी ने अपना हाथ बढ़ाया, यह फिलिपस होहेनहेम था। जब सूरज चमक रहा था, उसने एक हाथ अपनी कमर पर रखा और आत्मविश्वास से भरी नजर से महसूस किया कि उनके लिए जादुई टॉवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने उन्हें सीधे उनके आवास पर ले जाने का फैसला किया। कई घंटों बाद रात हो गई और आसमान सितारों से भर गया। सिनक्लेयर, बियांका, पिग्गी, सांचो और ट्यूडर आवास पर पहुंचे। उन्होंने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। उनके सामने एक सुंदर मशरूम के आकार का आवास था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वह स्थान है जहां वे रहने जा रहे थे। कुछ ही देर बाद जादुई टॉवर के रसोइयों ने मांस, मछली और मिठाइयों के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। ट्यूडर ने अपने कपड़े बदले, कांटा और चाकू पकड़ा और इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि आवास पर बुफे उसकी अपेक्षा से बेहतर था। पिग्गी, जो सिंक्लेयर के बगल में बैठी थी, ने भ्रमित नजर से अपना सिर इधर-उधर घुमाना शुरू कर दिया। उसने पूछा कि क्या किसी ने विकर को देखा है, क्योंकि वह चिंतित होने लगा था। एक गंभीर नजर से बियांका ने उस मेज की ओर इशारा करना शुरू किया जहां विकर था। ट्यूडर ने कांटा टेबल पर रख दिया और पिग्गी से कहा कि वह विकर के बारे में चिंता करना बंद करे और उसे सलाह दी कि वह अपने बारे में चिंता करे। छात्र चुपचाप खा रहे थे। प्रत्येक अकादमी में 21वें वर्ष के छात्र, 32वें वर्ष के और 53वें वर्ष के छात्र आए थे, जो प्रत्येक स्कूल में कुल 100 थे। कुल 400 प्रतिभागियों में से केवल शीर्ष 10 को ही कलाकृति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बियांका, जिसने अपना सिर अपने हाथ पर टिका रखा था, उसके भावों को देखकर गुस्से से बगल की ओर देखने लगी। ट्यूडर का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। जब छात्रों में से एक कुछ खाने के लिए गया तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि बूट कैंप वरंगियन के एक आदमी ने सारा खाना अपनी प्लेट में रख लिया और मुस्कुराते हुए चला गया। वरंगियन बूट कैंप के छात्रों की प्लेटें खाने से भरी थीं। बियांका का ध्यान उन पर केंद्रित था। वह क्रोधित थी क्योंकि उन्हें वरंगियन के साथ रहना पड़ता था और उसे उनके शिष्टाचार की कमी पसंद नहीं थी। एक उत्साही मुस्कान के साथ वे फिर से अपनी प्लेटें भरने के लिए तैयार हो गए और अन्य छात्रों को एक तरफ धकेल दिया, क्योंकि उनके अनुसार भोजन में जो मायने रखता था वह रोटेशन था और मांस को बिना रुके आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कुंजी पहले 5 मिनट में थी, क्योंकि यदि आप उन्हें जाने देते हैं तो आप ज्यादा नहीं खाएंगे और उनके लिए मात्रा गुणवत्ता से अधिक मायने रखती है। लड़की एक तरफ भाग गई, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, सांचो प्रकट हुआ और उसे कंधे से पकड़ लिया। एक आभारी नजर के साथ उसने उसे धन्यवाद दिया। जबकि वरंगियन बूट कैंप के छात्र विचलित थे, सांचो ने उनका ध्यान आकर्षित किया और उल्लेख किया कि यदि वे सब कुछ खा लेंगे तो दूसरों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसकी आवाज सुनकर उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं और वे मुड़े। एक गंभीर नजर के साथ
सांचो ने अपना हाथ बढ़ाया और उल्लेख किया कि वे लाइन काट रहे थे, यह प्रकट करते हुए कि वे सभी को परेशान कर रहे थे। यह सुनकर ट्यूडर और पिग्गी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े सदमे में खुले रह गए। पोनीटेल वाला आदमी रसोई के चिमटे से सांचो की ओर इशारा करने लगा, उसे गौर से देखने लगा और पूछा कि बुफे में लाइन कहाँ है, और यह भी कि स्टू क्यों। कोलोसियो अकादमी के डेंट बहुत शोर मचा रहे थे। लड़की सांचो के पीछे छिप गई और डरने की बजाय वह शांत भाव दिखाने लगा। सांचो को गुस्सा आने लगा, उसे डर था कि अगर वह पागल हो गया तो उसकी मांसपेशियां कम हो जाएंगी, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की थी। लेकिन वह जानता था कि यह काम नहीं करेगा। उस आदमी की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने अपने दांत भींच लिए जब उसने देखा कि वह सांचो जैसा दिखता है। वह उसे पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी। उसने सांचो का मजाक उड़ाया और उसे कायर कहा क्योंकि वह वारंगियन में प्रवेश परीक्षा देने के बाद भाग गया था। अपने हाथ का उपयोग करते हुए सांचो ने रसोई के चिमटे को एक तरफ धकेल दिया, एक आह भरी और खुलासा किया कि वह वारंगियन क्यों नहीं गया था क्योंकि उसने वारंगियन में पहला स्थान प्राप्त किया था, लेकिन कोलोसियो अकादमी में 5वां स्थान प्राप्त किया था। उसने सोचा कि कोलोसियो अकादमी में सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। उसने अपनी बाहें पार की और एक गंभीर नजर से पूछा कि वह कौन था। उस आदमी की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और खुद को बालासन के रूप में पेश किया, जिससे सांचो की मुलाकात परीक्षा के दौरान हुई थी। एक मजाकिया नजर से ट्यूडर ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और कहा कि सांचो के लिए बालासन जैसे किसी व्यक्ति को याद रखना असंभव है। एक मुस्कान के साथ बियांका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उल्लेख किया कि वरंगियन प्रवेश परीक्षा के पहले स्थान पर कोलोसियो में बहुत कुछ सीखने को था। सांचो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए सभी से कमजोरों का मजाक उड़ाना बंद करने को कहा। यह सुनते ही बालासन ने गुस्से में रसोई के चिमटे को कुचल दिया। उसने कहा कि वह वरंगियन के पहले वर्ष का नेता है, बोली बालासन, और कोलोसियो अकादमी के पहले वर्ष के छात्रों को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। उसने सांचो की ओर अपनी उंगली से इशारा करना शुरू किया और उसे अपने सबसे अच्छे योद्धा सांचो को बुलाने के लिए कहा, और बाकी लोग चुप रहे। एक जिज्ञासु नजर से वे चुपचाप सोचने लगे। उनसे थोड़ी दूर पर विकर बैठा हुआ खाना खा रहा था। सभी का ध्यान उस पर टिका हुआ था। वे हमारे लड़के को चुपचाप देखने लगे। बालासन को कुछ उलझन महसूस हुई। जब विकर शांति से खाना खा रहा था, बालासन उसके पास आया और मेज पर जोर से पटक दिया। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा। गुस्से से चमकती आंखों के साथ बालासन ने पूछा कि क्या विकर पहले सालों में सबसे मजबूत था। हमारा लड़का चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। बालासन ने विकर का खाना बर्बाद कर दिया था। वह तब से गुस्से में था जब उसने सब कुछ काटना खत्म किया था। इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।